Hello बच्चों, let's read the question. A heavy iron bar of weight 12 kg is having its one end on the ground and the other on the shoulder of a man. The rod makes an angle of 60 degree with the horizontal. The weight experienced by man is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as torque और मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट. तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज आर क्रॉस एफ. आर यहाँ पे हमारे पास जो गिवन एक्सिस होती है उसे डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, एफ फोर्स को इंडिकेट करता है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक हैवी आयरन बार है जिसका जो वेट है 12 kg के बराबर दे रखा है एंड इट इज केप्ट इन अ सच ए वे दैट इसका जो एक एंड है वो हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है और जो दूसरा एंड है वो किसी पर्सन के यहाँ पे शोल्डर पे प्लेस कर रखा है. यानी ये पर्सन हो गया, इसके एक एंड को हमने यहाँ पे इसके शोल्डर पे प्लेस कर रखा है, दूसरा ग्राउंड पे हमने प्लेस कर रखा है. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सपोज ये जो हमारे पास रॉड है इसकी जो टोटल लेंथ है ये एल के बराबर हमारे पास है. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. द वेट एक्सपीरियंस बाय मैन इज, जो मैन है ये कितना वेट यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा. तो पहले टोटल फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे क्योंकि हमने ग्राउंड पे रॉड को रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे N1 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. दूसरा जो रॉड का एंड यहाँ पे पर्सन है इस पे भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा. जितना फोर्स यहाँ पे मैन रॉड पे लगाएगा उतना ही रॉड भी मैन पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें रॉड पे फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि मैन यहाँ पे कैरी कर रहा होगा. तो जो मैन यहाँ पे रॉड पे फोर्स लगाएगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा. दैट विल बी गिवन एज N2. ये हमारे पास N2 की वैल्यू के बराबर होगा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ओ पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, हम इसको अगर टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जितने भी फोर्सेज हैं ओ पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी. तो वी कैन से हियर जो नेट टॉर्क की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम फोर्सेस को देखें तो एक N1 फोर्स आ रहा है, दूसरा N2 फोर्स आ रहा है. नाउ हम यहाँ पे ओ पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें टॉर्क की, तो सबसे पहले जो N2 फोर्स है इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ निकल के आएगी, अगर हम लेंथ की बात करें दैट विल बी इक्वल टू द टोटल लेंथ. वो हमारे पास यहाँ पे L के बराबर निकल के आएगी, क्योंकि ओ पॉइंट के हम करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी कैन से हियर टॉर्क अबाउट O ड्यू टू N2. N2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज फोर्स N2 इनटू परपेंडिकुलर लेंथ. ये सीधे हम यहाँ पे L के बराबर लिख सकते हैं. ये टोटल लेंथ आएगी वो L के बराबर आएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास दूसरा फोर्स है ये N1 है. N1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे टॉर्क को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें N1 की वैल्यू पता होनी चाहिए. N1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देखें तो हमने इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है. जितना वेट यहाँ पे हमारे पास इस रॉड का होगा एट द इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी जो हमारे पास पूरी रॉड है इसका जो वेट है ये इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पे P पॉइंट का नाम दे देते हैं. इस P पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जो भी वेट इसका एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसी के बराबर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 की वैल्यू होगी. नाउ हम यहाँ पे टॉर्क निकाल सकते हैं. टॉर्क अबाउट O ड्यू टू इट्स वेट, जो कि हमारे पास यहाँ पे N1 के बराबर है. तो N1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ अ गिवन रॉड, जो कि हमारे पास mg के बराबर आएगी. एंड यहाँ से अगर हम mg की वैल्यू कैलकुलेट करें, मास हमें दे रखा है 12 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर. क्योंकि हमें ओ पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टॉर्क निकालना है तो जो टॉर्क की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमें देखने को मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 120 इंटू जो हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू L/2 cos थीटा. L/2 cos थीटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस आएगी सबसे पहले वो तो टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. दूसरा हम यहाँ पे जो टोटल लेंथ है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ले तो लेंथ को हमने इस तरीके से रखा हुआ है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आएगा L
कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जो भी लेंथ आएगी हमारे पास वो l/2 के बराबर आएगी और यही हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इसके वेट से O पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास l/2 कॉस थीटा। नाउ हमारे पास क्योंकि जो डायरेक्शन गिवन है n1 की, अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं तो n1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हम फोर्स से क्योंकि हमारे पास जो पूरा सिस्टम है ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो अगर n2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास टॉर्क लग रहा है तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें टॉर्क देखने को मिलेगा। तो वी कैन से दिस विल बी गिवन एज n2 into l विल बी इक्वल टू 120 into l/2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 60 डिग्री। नाउ सॉल्व करें तो l से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू n2 इक्वल्स 60 इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30 न्यूटन के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें तो वेट एक्सपीरियंस बाय मैन इज 30 न्यूटन। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो हमारे पास वेट की वैल्यू आ गई, लेकिन जो हमारे पास आंसर दे रखे हैं वो मास के करस्पॉन्डिंग दे रखे हैं, तो हम मास की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास विल बी गिवन एज टोटल जो वेट है इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 kg। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वेट एक्सपीरियंस बाय मैन इज 3 kg। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।